नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा आज आप लोगों के साथ एक नए सब्जेक्ट और एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हमारे विषय का नाम भारतीय राज्य व्यवस्था होगी और हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम हम अभी थोड़ी देर में आपको बोर्ड पे लिखेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या। तो आजकल हमारे देश में जो भी चल रहा है या जिस व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है वो सारी चीज़ें भारतीय राज्य व्यवस्था की ही देन है। और या हमारे देश में जो भी शासन प्रशासन प्रणाली चल रही है वो किस आधार पर चल रही है, किस तरह के नियम कायदे कानून पर चल रही है, उन सारी चीज़ों का जवाब देने वाला जो विषय है वो भारतीय राज्य व्यवस्था है। तो आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक होगा आप लोगों का भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास, या हम इसको कह सकते हैं भारतीय संविधान का या भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात इतिहास के वो घटनाएं जो जिनने हमारे भारतीय संविधान को क्या किया है, प्रभावित किया है, जिनसे हमारा भारतीय संविधान प्रभावित है। इतिहास में होने वाली वो सारी चीजें कौन कौन सी थी। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि भारतीय संविधान का इतिहास किस तरीके का रहा है, ये सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं आज। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इतना तो ज्ञात होता ही है कि हम लोग प्राचीन समय में ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। ब्रिटेन ने हम लोगों को गुलाम कैसे बनाया, या हमने उनके नियम कायदे कानून कैसे फॉलो किए और क्यों किए, क्या मजबूरी थी ऐसी। जिस सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर तमाम सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी। कुछ नई इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ पुरानी का भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी ब्रिटेन से कंपनी आई थी या जो व्यापारी आए थे उन लोगों ने 1-2 दिन में हम लोगों पर अधिकार नहीं जमा लिया था। उनको अधिकार जमाने में समय लगा था और वो किस तरीके से हम लोगों पर अधिकार जमा पाए, इसमें किन किन लोगों का रोल रहा है या किस तरीके से उन लोगों ने काम किया कि हम उनके गुलाम बन गए। तो सबसे पहले बता दें कि हम लोगों भारत में आने वाला पहला जो अंग्रेज था या कोई विदेशी यात्री हुआ करता था वो वास्को डी गामा हुआ करता था, जो भारत आया और भारत में व्यापार की जो आप लोगों की एक लाभकारी कंडीशन हुआ करती थी उन सब का जायजा लेकर जब वो यूरोप पहुंचा तो वो यूरोपीय देशों का भारत में व्यापार करने का रुझान जो था अचानक से बढ़ गया। यानी यूरोप की हर कंट्री अब भारत में व्यापार करने की सोच रही थी, क्योंकि भारत कच्चा माल का अच्छा खासा एक निर्यातक देश था। निर्यातक देश हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से निर्यात किया जा सकता था, हालांकि हो तो नहीं रहा था उतना, लेकिन किया जा सकता था। वास्को डी गामा ने जब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी तो इन सारी चीज़ों का डंका उसने यूरोप में बजाया। यूरोप की अब सारी कंट्रियाँ भारत में व्यापार करने के लिए आतुर हो रही थी। इसी क्रम में यूरोप में एक देश पड़ता है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग ब्रिटेन कहते हैं, राजधानी जिसकी लंदन रहती है। यूनाइटेड किंगडम ने भी भारत में व्यापार करने के योजना बनाई और इस योजना को जब व्यापार करने की बात आती है तो व्यापार कोई कंपनी ही करती है। तो इस कंपनी जो भारत में व्यापार करने का सोच रहा था, कंपनी या कोई जो निकाय जो भारत में व्यापार करने के लिए सोच रहा था, उस निकाय में कोई 1 या 2 व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक पूरा ग्रुप हुआ करता था व्यापारियों का एक ग्रुप था जिसमें लगभग 216 या 17 व्यापारी हुआ करते थे। इन सारे व्यापारियों ने एक योजना बनाई कि हम लोग अब भारत में व्यापार करना शुरू करेंगे और इस योजना के अंतर्गत उन्होंने एक नई कंपनी की स्थापना की जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की जो उस समय महारानी हुआ करती थी, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने भारत में व्यापार करने की अनुमति भी प्रदान कर दी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। भाई महारानी ने उनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, उसके बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहलाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई, जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही क्या करेगी, व्यापार करेगी। इन सारी चीज़ों को व्यवस्था में उतरने और धरातल पर पहुंचने में किस तरीके की रणनीति उन लोगों ने प्रयोग की वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो कंपनी थी उसको व्यापार करने की जो अनुमति दी थी वो महारानी के द्वारा दी गई थी। यानी ब्रिटेन का जो राजतंत्र था या ब्रिटेन के जो राजा रानी हुआ करते थे उनकी अनुमति के बाद ही कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और जो ब्रिटेन के राजा रानी हुआ करते थे उनने ऐसा क्या किया कि जो कंपनी भारत में व्यापार करने में सफल रही या किस तरीके से मदद करते रहे, उन सब चीज़ों पर हम लोग अब एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि जब भी कंपनी भारत आई
तब ब्रिटेन में महारानी जो हुआ करती थी, या महारानी या जो राजतंत्र शासन चल रहा था वहाँ पर, जो राजा हुआ करते थे या रानी हुआ करती थी, उनने उनको एक अधिकार पत्र दिया। किसको? कंपनी वालों को एक अधिकार पत्र दिया कि आप भारत में व्यापार करने के अधिकारी हैं, आप व्यापार में भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं। और पहला जो अधिकार पत्र था उसको कंपनी की तरफ से जो महारानी ने कंपनी को दिया था, उसको चार्टर एक्ट कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे आज आप लोगों की। सबसे पहला बिंदु रहेगा जो हम लोगों का, वो रहेगा 1600 का चार्टर एक्ट। 1600 का चार्टर एक्ट। अगर चार्टर को हम हिंदी में देखें, चार्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो चार्टर को हिंदी में हम लोग राजपत्र कह सकते हैं। को हम क्या कह सकते हैं? राजपत्र या राजलेख कह सकते हैं। राजलेख या राजपत्र का मतलब क्या होता है तो हम आप लोगों को बता दें। चार्टर वो होता था, ऐसा अधिकार पत्र होता था, अधिकार पत्र होता है जो ब्रिटेन के राजा अथवा रानी जो समय पर हो, उपस्थित हो, राजा अथवा रानी के द्वारा किसी अधिकारी को, किसी अधिकारी या किसी निकाय, कोई भी हो सकता है, यानी कंपनी भी हो सकती है, कोई एक व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, ऐसा अधिकार पत्र होता था जो ब्रिटेन के राजा या रानी के द्वारा किसी अधिकारी को प्रदान किया जा सकता था। किसी अधिकारी को प्रदान किया जाता था, भाई 1600 का चार्टर एक्ट ही हम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हम लोगों ने 1600 के चार्टर एक्ट से ही इसकी शुरुआत क्यों की है? तो हम आपको बता दें कि अभी हमने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताया है कि जो ब्रिटेन हुआ करता था, ब्रिटेन में व्यापारियों का एक समूह था, व्यापारियों का एक समूह था, यानी ग्रुप ऑफ मर्चेंट, यानी व्यापारियों का एक समूह हुआ करता था। इस समूह का नाम हुआ करता था मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स, इस समूह का क्या नाम हुआ करता था? मर्चेंट एडवेंचर्स। इसमें लगभग 216-17 व्यापारी के लगभग हुआ करते थे। इस पूरे ग्रुप ने 1499 में एक कंपनी की स्थापना की, एक कंपनी की स्थापना की जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। यानी व्यापारियों के 216 व्यापारियों के समूह जिसका नाम क्या हुआ करता था? मर्चेंट एडवेंचर्स ने 1499 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट यानी पूरा, इंडिया मतलब भारत, यानी जो पश्चिम के देश थे वो भारत में, पूर्व की तरफ आकर भारत में क्या करना चाह रहे थे? व्यापार करना चाह रहे थे। लेकिन जो कंपनी भारत में व्यापार करे, इसकी आज्ञा कंपनी यानी इन मर्चेंट एडवेंचर्स को किससे लेनी थी? राजा या रानी से लेनी थी, राजा या रानी से लेनी थी। तो 1499 में जब इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, 1500 में क्या होता है? सॉरी, यहां पर 1599 है, यहां पर 1600 रहेगा। 1600 में एक साल बाद जस्ट, यहां 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और 1600 में यानी एक साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की कुछ कंडीशंस रखी होंगी उनने, कि कुछ तो कहा होगा कि भाई तुम कब तक व्यापार करोगे, कैसे व्यापार करोगे, कहाँ व्यापार करोगे, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो इतना तो क्लियर था कि भारत में व्यापार होना था।
कब तक व्यापार करें, यह समस्या थी। तो जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी ने जो अनुमति दी थी, वो व्यापार करने का अधिकार कितने सालों के लिए था? वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए था। यानी व्यापार करने का अधिकार 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था कि भाई 15 साल के लिए आप भारत जाकर भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि चार्टर क्या होता है? एक राजलेख या राजपत्र होता है जो ब्रिटेन के राजा रानी किसी अधिकारी को कुछ अधिकार देने के लिए उसको सौंपते हैं। जैसे किसी को अगर कोई काम करना है, कंपनी कहीं काम करती है तो किसके अधिकार से काम कर रही है, किसकी जिम्मेदारी पर, किसने भेजा है, इन सारे सवालों का जवाब देने वाला कौन होता है? चार्टर होता है या राजलेख होता है कि हम ब्रिटेन की महारानी के आज्ञा पर आए हैं व्यापार करने के लिए। तो ब्रिटेन में जो किसको आज्ञा दी गई थी इस तरीके की, अगर आप लोगों के दिमाग में प्रश्न बने, तो ब्रिटेन में व्यापारियों का एक समूह हुआ करता था। उस समूह का नाम हुआ करता था मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के समूह में भाई कोई एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप में लोगों की संख्या होती है और संख्या कुछ ना कुछ तो रहती होगी। तो मर्चेंट एडवेंचर्स में सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 216 व्यापारी हुआ करते थे। इन 216 व्यापारियों ने 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और महारानी के पास पहुंच गए कि हमें भारत में व्यापार करना है और हमें आज्ञा दे दीजिए। तो 1600 में क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने क्या कर दिया? भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। यह व्यापार करने का अधिकार, जिसे हम लोग व्यापारिक एकाधिकार कह सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? व्यापारिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार कितने वर्षों के लिए प्रदान कर दिया गया? 15 वर्षों के लिए। अर्थात कंपनी जब भारत आई तब उसे व्यापार कितने सालों का व्यापार करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया था? सिर्फ और सिर्फ 15 सालों के लिए। अच्छा, जब कंपनी भारत आएगी तो कंपनी किन नियम कायदे कानूनों पर क्या करेगी? कंपनी किन नियम कायदे कानूनों को फॉलो करेगी? कौन किसके नियम मानेगी? किस तरीके से कंपनी मूव करेगी या अपने कार्यों का संचालन करेगी? इन सारे नियम कायदे कानूनों को बनाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। तो ऐसे में भाई महारानी का काम तो, राजा रानी का काम तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन करना है, शासन करना है। वो नियम कायदे कानून कंपनी के लिए नहीं बनाएंगी। कंपनी भारत आई, भारत में कंपनी किस तरीके से काम करेगी, इस सारे नियमों को बनाने के लिए एक निकाय बनाया गया जिसको हम लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जा सकता है। तो लिखेंगे भारत में व्यापार कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखेंगे क्योंकि अब ब्रिटेन से कि राजा रानी ने इसको क्या कर लिया है? अधिकार दिया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम कानून बनाने वाली संस्था या जो निकाय होता था, बनाने वाली संस्था को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे हिंदी में हम लोग निदेशक मंडल कहेंगे। निदेशक मंडल कहा जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में अगर हम आप लोगों को बता दें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ लोग होते थे और कुछ लोग क्या करेंगे? इन सारे नियम कायदे कानूनों को बनाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सदस्य कितने हुआ करते थे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्य संख्या हुआ करती थी 24। कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य हुआ करते थे? 24 सदस्य हुआ करते थे। 24 सदस्य कहाँ से आते थे? तो कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ निवेश करने की आवश्यकता होती है ना, कि कुछ ना कुछ निवेश करने की आवश्यकता होती है। तो जब कंपनी स्टार्ट की गई तो इसमें जो शेयर रखने वाले थे या जो व्यापारी हुआ करते थे, जो 216 व्यापारी थे, इन लोगों ने अपने अपने निवेश किए। तो इन व्यापारियों में जिन लोगों का निवेश कितना था? 500 पाउंड से, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटेन में मुद्रा जो चलती है वो पाउंड में चलती है। 500 पाउंड या इससे भी ज़्यादा हो, जिन लोगों ने का निवेश कंपनी में 500 पाउंड या इससे अधिक हो, उन लोगों को कहाँ रखा गया? बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्य बनाया गया। यानी जिन लोगों की कंपनी में 500 पाउंड से ज़्यादा का निवेश था या शेयर था, उन लोगों को क्या कर दिया गया?
निदेशक मंडल का सदस्य बनाया गया। यही निदेशक मंडल क्या करेगा, कंपनी के लिए नियम कायदे कानून बनाएगा। वो कंपनी के लिए भेजे जाएंगे, भारत में नियम कायदे कानून भारत भेजे जाएंगे, और भारत में जो कंपनी है वो क्या करेगी, उन्हीं नियम कायदे कानूनों के आधार पर क्या करती रहेगी, व्यापार करती रहेगी। अच्छा, एक आप लोगों को और बात बता दें कि आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार कब प्रदान किया गया। तो व्यापार का करने का एकाधिकार तो इसको भाई 1600 के चार्टर एक्ट के तहत प्रदान किया गया था। अच्छा, जब व्यापारिक एकाधिकार कब तक चलेगा, तो आप लोग यहाँ छोटा सा बॉक्स बना के लिख सकते हैं कि जो व्यापारिक अधिकार से संबंधित चीजें हैं हम उसको बता दें। व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एक अधिकार के बारे में हम आप लोगों को बताएं कि मिला कब, जी कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिला कब, तो मिला था 1600। कब मिला, 1600 में। रहेगा कब तक, तो 1813 तक रहा, 1813 तक रहा। व्यापारिक अधिकार मिला 1600 में, रहा कब तक, 1813 तक। 1813 में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब, 1813 में। अभी हम 1600 पढ़ रहे हैं, 1600 से धीरे धीरे 1800 तक पहुंचेंगे। यहां पर व्यापारिक एकाधिकार का पूरा हम आप लोगों को डिटेल बता दे रहे हैं, इसलिए सिर्फ लिख रहे हैं। 1813 में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1833 में व्यापारिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। किसके, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। आप लोगों से पूछा जाएगा कि व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कब किया गया या कंपनी को व्यापारिक अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1600 में, सिर्फ कब, 1600 में। और एकाधिकार को समाप्त कब किया गया, 1813 में। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, ना कि व्यापारिक अधिकार को। और व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया गया, 1833 में। इन दोनों में फर्क क्या है, तो व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आप व्यापार करेंगे। तो कंपनी को कब रोक दिया गया कि सिर्फ आप व्यापार करेंगे, 1813 में रोक दिया गया कि सिर्फ आप व्यापार नहीं करेंगे, अब और भी लोग व्यापार कर सकेंगे। और कंपनी को व्यापार करने के लिए यही कब मना कर दिया है, तो 1833 में मना कर दिया कि कंपनी अब व्यापार करेगी ही नहीं, है ना। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा कि 1600 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने हेडिंग डाली। 1600 के चार्टर एक्ट में हमने आपको बताया कि चार्टर एक्ट कहलाता क्या है। तो चार्टर एक्ट एक ऐसा पत्र होता है जो ब्रिटेन के राजा रानी के द्वारा किसी अधिकारी को कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। 1600 के चार्टर एक्ट के तहत भाई किसको अधिकार प्रदान किया गया या किस तरीके की चीज़ें रहीं, तो उसके बारे में हमने आपको बताया कि ब्रिटेन जो देश हुआ करता था, ब्रिटेन में एक व्यापारियों का समूह हुआ करता था। उस व्यापारियों के समूह का नाम हुआ करता था मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के एक व्यापारियों का समूह हुआ करता था जिसमें 216-17 सदस्य हुआ करते थे। इन 216 सदस्यों ने भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से एक कंपनी की स्थापना की, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। यही ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में किससे, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से क्या ले लेती है, अनुमति ले लेती है। तो इस कंपनी का नाम पड़ जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अर्थात जब ये कंपनी भारत व्यापार करने आएगी तो किस नाम से आएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आएगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करे, किस तरीके से व्यापार करेगी, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेगी, इन सारे नियम कायदे कानूनों को बनाने का काम किसको सौंपा गया, एक संस्था बनाई गई जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कौन हुआ करते थे, तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसके लिए निवेशकों की आवश्यकता होती है। और कंपनी में जो निवेशक हैं उनमें जिनका निवेश 500 पाउंड है या उससे अधिक है, ऐसे सदस्यों को चुना गया। ऐसे सदस्यों को चुनकर किसका हिस्सा बना दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बना दिया गया। अब यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे कंपनी के लिए नए नियम कायदे कानून बनाएंगे और क्या करेंगे, कंपनी उन पर भाई उन नियम कायदे कानूनों को क्या करती रहेगी, उन नियम कायदे कानूनों को फॉलो करती रहेगी। अर्थात उन्हीं नियम कायदे कानूनों के आधार पर भारत में व्यापार करती रहेगी। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर हम साफ करें। चलिए, अब क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने कंपनी भारत आई कैसे, उसको मैनेज कौन कर रहा था, तो जो दो चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब कंपनी आगे कैसे बढ़ी, मतलब कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ 15 सालों के लिए आई और भी ठहर गई, या उनने इतना अच्छा व्यापार किया कि हम लोगों को पसंद आ गया, हम लोगों ने रख लिया, या उन लोगों ने कुछ ऐसा किया कि हम लोगों को उनके अधीन रहना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों को आगे पढ़ने के लिए हम अगली हेडिंग डालेंगे 1726 का चार्टर एक्ट। 1726 का चार्टर एक्ट
1726 का चार्टर एक्ट वो एक्ट था, दूसरा वो एक्ट था जो किसको प्रभावित कर रहा था, भारतीय संविधान को प्रभावित करेगा आने वाले समय में। मतलब भारतीय संविधान इस वाले एक्ट से भी क्या रहेगा, प्रभावित रहेगा। आप लोगों को बता दें जब कंपनी भारत आई तो उसने सबसे पहले आप लोगों की फैक्ट्री, आप लोगों को पता है, सूरत गुजरात में खोली, या बंबई हम उस समय पे कहें कि उस समय उसे क्या कहते थे, बंबई कहा जाता था। तो अगर आप लोगों को मैप बना के दिखा दें तो ये गुजरात हो जाता है, नीचे की तरफ आप लोगों का मद्रास प्रेसिडेंसी रहेगी, इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ बंगाल मिल जाता है। तो अंग्रेज जो आया करते थे, अंग्रेजों के भाई 3 मेन अड्डे हुआ करते थे, पहला अड्डा यहाँ होगा, दूसरा यहाँ की तरफ होगा और तीसरा यहाँ होगा। ये कहलाता था बंबई, ये कहलाता था उस समय बंबई, इसको कहा जाता था मद्रास और तीसरे को कहा जाता था बंगाल। इन तीनों जगह ही अंग्रेजों ने अपने पैर फैलाना स्टार्ट किए थे, बंबई, मद्रास और बंगाल में। तो 1600 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ था, आप लोगों का भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियम कायदे कानून बनाते थे, भारत आते थे और भारत में बंबई में, बंगाल, मद्रास, जहां जहां पे ब्रिटिश कंपनी स्थापित हो चुकी थी उनकी जो क्या बन गई थी, कोठियां बन गई थी, जैसे हम कहें जो केंद्र होते हैं, अब अभी हम लोग ऑफिस कहते हैं, उस समय पर कोठी कहा जाता था उन्हें, जहां से वो अपना व्यापार हैंडल किया करते थे। तो सीओडी जो भी नियम कायदे कानून बनाते थे वो भारत आती थी, उन कोठियों में जो भी उनके हेड हुआ करते थे उन कानूनों को फॉलो करवाते थे। लेकिन आप देखेंगे 1600 से लेकर 1726 लगभग 126 साल हो रहे हैं। 126 साल में भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक या हम कहें कि आर्थिक व्यवस्था में अंग्रेजों का अच्छा खासा हाथ बन चुका था। इस समय पर अंग्रेजों के क्षेत्र में क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था। तमाम क्षेत्र भारतीय राजा किसको, अंग्रेजों के अधीन आने लगे थे, या तमाम सारी चीजें समस्या होने लगी थी, राजा आपस में लड़ मर रहे थे, उसका अंग्रेज फायदा ले जा रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, इन 126 सालों में कंपनी का भारत में क्षेत्र और भी अधिक बढ़ गया, कंपनी का भारत में क्षेत्र और भी अधिक बढ़ गया, यानी कंपनी अधिकृत क्षेत्रों की संख्या भारत में क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ऐसे समय पर क्या था कि जो नियम कायदे कानून सीओडी बनाकर भेज रहा था, जो 24 सदस्य बनाकर भेज रहे थे, उन नियम कायदे कानूनों को यहां पर लागू करने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ रही थी। मशक्कत करने का मतलब होता जो नियम कायदे कानून होंगे इनको यहाँ पर एप्लीकेबल कराना में थोड़ी सी समस्या हो रही थी। तो जब एप्लीकेबल कराने के लिए यानी उनको लागू करने के लिए क्या होगा, हम लोगों को किसी न किसी अंग्रेजों को नए अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। और वो नए अधिकारी क्या हुआ करते थे, यहाँ पर हर एक जगह जहाँ पर उनकी जो प्रेसिडेंसी बनी थी, हर एक जगह उनने एक नया अधिकारी उनने क्या किया, नियुक्त किया। एक अधिकारी यहां करेंगे, एक अधिकारी यहां पर, एक अधिकारी यहां पर। इन अधिकारियों को उस प्रेसिडेंसी का क्या कहा जाने लगा, गवर्नर कहा जाने लगा। गवर्नर क्या कहा जाने लगा, गवर्नर कहा जाने लगा। अर्थात पहले जो शक्ति किसके पास थी, सीओडी के पास थी, नियम कायदे कानून बनाने के लिए, किसके, कंपनी के लिए नियम कायदे कानून बनाने की जो शक्ति किसके पास थी, सीओडी के पास हुआ करती थी। अब वो शक्ति ट्रांसफर होकर कुछ बंबई में वो नियम कायदे कानून फॉलो कराने का काम किसको दे दिया जाएगा, बंबई के गवर्नर को। बंगाल में कानून बनाने का या उसको फॉलो कराने का काम किसको दे दिया जाएगा, बंगाल के गवर्नर को। और मद्रास में इन चीज़ों के लिए किसका काम किसको दिया जाएगा, तो मद्रास के गवर्नर को। यानी यहाँ पर शक्ति सिर्फ एक के पास थी, अब शक्ति कितने लोगों के पास पहुंच गई, 3। यानी शक्ति का क्या हुआ, बंटवारा हुआ या केंद्रीकरण हुआ। भाई अगर 3 से जाकर 1 बन रहा होता तो केंद्रीकरण कह सकते थे। अब क्या है कि पहले 1 था, अब कितने बन गए, 3। यानी चीजें क्या हो गई हैं, बढ़ चुकी हैं। यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहां देखने को मिला, 1726 में। ठीक, तो सेम हम लोगों के भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसा है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, है ना। तो इन दोनों ही, इसका 1726 के चार्टर एक्ट का हमारे भारतीय संविधान पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा, 1-2 आप लोगों के लिए बिंदु महत्वपूर्ण रहेंगे, वही आप लोगों को लिखने हैं। वो हम बता दें कि इस समय तक भारत में कंपनी का विस्तार काफी क्षेत्र पर हो चुका था, काफी या का विस्तार बड़े क्षेत्र पर हो चुका था, ऐसे लिख लो, बड़े क्षेत्र पर हो चुका था। अब जब क्या होगा, क्षेत्र बढ़ जाएगा तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो हम लोगों को कुछ ना कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करनी ही पड़ेगी। तब कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, बंगाल सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, मद्रास और बंबई। 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बंबई में, तीनों में भाई
है ना, तब कंपनी के 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बंबई में 3 गवर्नर की नियुक्ति की गई। मैं ऐसे लिखो, बंगाल, मद्रास एवं बंबई में एक एक गवर्नर की नियुक्ति की गई, एक एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। अब जो सीओडी नियम कायदे कानून भेजेगा वो इन गवर्नरों के पास पहुंचेंगे, गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में उनको लागू कर देगा। बंगाल के पास पहुंचेगा, बंगाल वाला लागू कर देगा, मद्रास के पास पहुंचेगा, मद्रास वाला लागू कर देगा, और बंबई के पास पहुंचेगा, बंबई वाला लागू कर देगा। इन सारी कंपनियों को, उनके नियम कायदे कानूनों को इन सारी प्रेसिडेंसियों में लागू कर दिया जाएगा। अच्छा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण देखने को मिला। आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण भारतीय इतिहास में किस चार्टर एक्ट की देन है। तो यहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किस चार्टर एक्ट की देन है? 1726 के चार्टर एक्ट की। यहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण देखने को मिला। बस इसमें आप लोगों को इतना ही लिखना है, इसमें आप लोगों को इतना ही लिखना है कि इस समय भाई भारत में क्या हुआ था, कंपनी का क्षेत्र बढ़ चुका था। कंपनी का क्षेत्र बढ़ेगा तो कामकाज बढ़ेगा, और कामकाज बढ़ने के लिए हम लोगों को अधिकारियों की मदद की आवश्यकता होगी। इसलिए हम 3 अधिकारी नियुक्त करेंगे, अलग अलग प्रेसिडेंसी में एक एक अधिकारी नियुक्त करेंगे, और जो भी नियम कायदे कानून होंगे उन गवर्नरों तक पहुंचा दिए जाएंगे। गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में क्या कर देगा, उस नियम कायदे कानूनों को अप्लाई कर देगा, या उन लोगों के लिए उनको व्यवस्था में उतार देगा। इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, अपने आप को भारत में और अच्छे से मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश करने लगी। कब से? कंपनी। क्योंकि 1600 से लेकर 1726 तक के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। तमाम सारे भारतीय इतिहास में भारतीय राजाओं के युद्ध हुए, उन राजाओं में आपस में लड़ाई हुई, उनके साम्राज्य टूटे, छिटपुट कुछ राज्य बने। उन राज्यों को फायदा किसको मिल गया? अंग्रेजों ने उठा लिया। और कुछ भाई राजलेख और स्वर्णिम फरमान जैसे आप लोगों के निकलेंगे, वो किसको मिले? अंग्रेजों को मिले। तो अंग्रेजों का क्षेत्र क्या होने लगा था, बढ़ चुका था, और बढ़ने के बाद उस पर अधिकारियों की संख्या अंग्रेजों ने 1726 से बढ़ाना स्टार्ट कर दी थी। जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए आज के लिए इतनी रखते हैं। आज हम लोगों ने 1600 का चार्टर एक्ट और 1726 के चार्टर एक्ट, 2 चार्टर एक्ट कंप्लीट किए। इसके बाद की कहानी एक नई क्लास में आकर मिलते हैं, वरना क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं या राज्य व्यवस्था की जितनी भी सारी वीडियो आई हैं आप लोगों तक पहुंचते रहे। और अगले वीडियो तक साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।